हेलो। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे परीक्षावास के यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा था कि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी परिभाषाएं थी, इकोनॉमिक्स से कितने लोगों ने कैसी कैसी परिभाषाएं दी, परिभाषाओं का कैसे कैसे विकास हुआ। आखिरी में कौन सी परिभाषा देखी थी हमने? ग्रोथ की, सैमुअल्सन की ग्रोथ की देखी थी। अब आज हम लोग क्या बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स में कितने प्रकार हैं और वो कहाँ से आए और कैसे आए। तो पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में दो प्रकार के, जिसमें सभी लोगों ने सुना होगा, इकोनॉमिक्स में बोला जाता है माइक्रो और मैक्रो। अब ये माइक्रो और मैक्रो क्या होता है? अब पहली बात तो ये माइक्रो मैक्रो टर्म कहाँ से आया भाई? तो सबसे पहले हमारे इकोनॉमिक्स रेगनार फ्रिश थे, जिन्होंने 1933 में माइक्रो और मैक्रो बताया, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में हमें बताया। अब ये माइक्रो और मैक्रो कैसे क्या आया? माइक्रो का क्या मतलब होता है? माइक्रो का जो ग्रीक वर्ड जो था उसका मतलब होता है माइक्रोस। इसका मतलब होता है छोटा, एक सीमित में छोटा, मतलब छोटी चीजों के बारे में बताना। अब ये माइक्रो में क्या चीजें हम देखते हैं? माइक्रो में सब चीजें हम देखते हैं इंडिविजुअल के बारे में, व्यक्तियों के बारे में देखते हैं, व्यक्तियों के बारे में जान। जैसे मान लीजिए आपको पैसे मिले, आपको 10,000 रुपए मिले। अब ये 10,000 रुपए आपने कैसे खर्च करने, कहाँ खर्च करने, वो सब चीजें आप बजट बनाते हैं। एक महीने का आपको 10,000 रुपए मिलता है घर वालों से, तो घर वालों से आप कैसे क्या देखेंगे? आपको खाने पे खर्चा करना है अपने। अगर आप कहीं किराए पे रह रहे हैं कमरा लेके, तो आप रेंट देंगे वहां का। फिर उसके बाद घूमना फिरना, मस्ती करना, कभी कभी मूवी वगैरह भी जाना, और किताबों का खर्चा। कोई भी करंट अफेयर्स की किताबें आएंगी, जाएंगे आप लोग लेने के लिए? अरे तो हमारे अब यूट्यूब चैनल पे देखिए ना, करंट अफेयर्स सब कुछ कवर करते हैं हम लोग। करंट अफेयर्स की किताबें लेंगे, फिर और कुछ पढ़ाई करनी है आपको, उन सब चीज़ों की किताबें लेंगे। तो सारी चीज़ों का आप लोग खर्चा डिवाइड करते हैं। अरे इतना पैसा इसमें निकल जाएगा, इतना इसमें निकल जाएगा, उसी हिसाब से आप लोग घर वालों से कहते हैं ना कि भैया हमको महीने का इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा दे दीजिएगा। तो हम ये देखते हैं इसमें कि जैसे घरों में कैसे क्या खर्चा चलता है, ये आपने अपना खर्चा देखा। अब बाकी आपके घरों में कैसा, कितना राशन आना है, अरे एजुकेशन पे बच्चे कितना जाना है, इसको इतनी फीस देना। आपके पिताजी कैसे करते होंगे? पिताजी आपके जो पैसा कमाते होंगे, मान लीजिए 50,000 रुपये महीने आपके पापा को मिलते हैं। अब वो 50,000 रुपये में क्या, 10,000 रुपये तो आपको दे दिए। उसके अलावा आपकी मम्मी को पैसे देते होंगे कि हाँ ये घर का खर्च का पैसा है, जिसमें राशन पानी मेड का खर्चा, ये सारी चीजें तुम देखो। फिर और किसी को होगा थोड़ा बहुत इमरजेंसी के लिए भी पैसा वो बचा के रखते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ है, दवाइयाँ चाहिए, किसी की तबीयत खराब हो गई, कहीं कोई शादी ब्याह हो गया, तो वो सारी चीजें चाहिए होती हैं, तो उसका खर्चा भी देखा जाता है। तो एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति अपने घरों में कैसे काम करता है, वो सारी चीजें इसमें देखी जाती है। फिर उसके बाद क्या देखा जाता है? फर्मों में, मतलब कोई भी किसी ने अपना बिजनेस सेटअप किया है तो उसमें कैसे काम होता है, वो भी तो अपना देखेगा। अब फर्म में क्या चाहिए होता है? अब फर्म में हमें क्या चाहिए होता है? फर्म में अब वहां पे क्या लगता है? लेबर लगती है, मतलब मजदूर लगेंगे हमें वहां पे, ठीक है। उसके अलावा वहां का हम रेंट देंगे, उस कोई एक जगह लिया होगा वहां का हम रेंट देंगे। रेंट भी दिया जा सकता है, हो सकता है वो अपनी जगह हो तो वहां के भी आपको टैक्स वगैरह देना होता है, वो सारी चीजें देंगी। फिर कैपिटल लगेगा आपका, वो चीज आप देखते हैं। फिर अपना जो जो जिसका जो उद्योग लगा हुआ है वो अपना भी प्रॉफिट देखेगा कि हमको कहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये चार चीजें भी देखी जाती हैं। इन सब चीजों को कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, वो लोग कैसा पैसा खर्च करेंगे, वो भी सब देखते हैं। इंडस्ट्री में जो सर्च जो लगती हैं वो भी अपना देखती हैं कि भैया हम अपने इंडस्ट्री का किस हिसाब से कहाँ कहाँ पैसा, किसी चीज का प्रोडक्शन ऐसे तो कोई करने नहीं लग जाता ना। सबसे पहले क्या होता है, हम उसके लिए पूरी मशीनरी लगाएंगे, फिर लोगों को भी रखेंगे वो मशीन चलाने के लिए। अब अलग अलग तरीके के लोग भी चाहिए होते हैं, सब लोग तो सारी मशीनें चला नहीं सकते, तो उस हिसाब से हमें स्किल्ड लेबर चाहिए होता है। तो हमें लेबर भी चाहिए, उस जगह का रेंट भी देंगे, उस जगह का हम लोग जो है वहां पे जितना खर्चा होगा महीने का वो भी निकालना पड़ता है। उसके बाद हमें जो जो हमारा जो प्रोडक्शन हमने किया है, जो हमने उत्पादन किया है, वो हमारा जब बाहर बिकेगा तभी तो उसे पैसा मिलना शुरू होगा।
अब उस पैसे में भी क्या जुड़ा होता है, कोई मान लीजिए हमने किसी भी एक चीज का प्रोडक्शन किया है, किसी भी चीज, मान लो मैगी का ही प्रोडक्शन किया है, मैगी भी बनी, तो उस मैगी में क्या चीजें जुड़ी होती है उसके कॉस्ट में, उसके कॉस्ट में आपका जो उसमें लेबर लगा है, जो उसने पैसा लगाया है अपना, जो मशीन का भी खर्चा उसने निकाला है, उसमें भी थोड़ी चीजें जुड़ी होंगी। वो सब चीजें पूरा अपना खर्चा जोड़ के तब वो इंसान देखता है कि हमें भी इसमें प्रॉफिट हो। अगर वो 10 रुपए की मैगी है ना, तो 10 रुपए की मैगी वो ऐसे ही नहीं बेच रहे हैं, उसमें भी अपना प्रॉफिट देख के तब वो बेचते हैं। तो हम लोग माइक्रो में क्या पढ़ते हैं, माइक्रो मतलब एक छोटी चीज, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति और थोड़ी सी फर्म्स और इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना। छोटी एक पूरी स्टडी करेंगे कि किसको कैसी क्या जरूरतें हैं, उस हिसाब से वो बड़ी चीजों के बारे में फिर देखा जाता है कि हाँ पहले हम छोटी छोटी चीजों को देखें, घरों में क्या क्या जरूरतें हैं, फिर किस किस हिसाब से उनको प्रोडक्शन कैसा चाहिए, कैसी इंडस्ट्री हम सेटअप करेंगे, इन सब चीजों का पूरा देखते हैं। उस हिसाब से रिसोर्सेज जो हमारी डिमांड आती है वो जिस हिसाब से, उस हिसाब से सप्लाई को देखते हैं। अब दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसका ग्रीक वर्ड होता है मैक्रोस, मतलब बड़ा। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम एक इंडिविजुअल को नहीं देखते हैं, इसमें हम पूरी इकोनॉमी को देखते हैं। एक पूरी कंट्री जैसे होती है ना, पूरी कंट्री अपनी पूरी इकोनॉमी को देखती है, वो चीज देखा जाता है। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है क्यों जरूरत पड़ी, कैसे हुआ, एक 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके बाद हुआ कि अरे भैया ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमी को देखने के लिए एक सरकार चाहिए हमें। वो सरकार जब तक पूरा इंटरवीन नहीं करेगी, अपना आएगी नहीं उस किसी भी चीज में हस्तक्षेप करने के लिए, तब तक हमें कोई भी जो है सफलता नहीं मिल सकती। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, जे एम कीन्स। कीन्स कि आपकी थ्योरी भी आके आपको देखी जाएगी कि कीन्स जो है ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, इनको कहा जाता है। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स, अभी डिप्रेशन वाला धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1930 में कैसे ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहा जाता है वो आया था। उसके बाद ही मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमें जरूरत लगी कि हमें जो है एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ने का नहीं, हमें जो है सबके बारे में जानने की जरूरत है। उसके बाद ही जो है ये माइक्रो मैक्रो का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद ही हमें जरूरत हुई। अब इसमें क्या देखते हैं लोग, इसमें जो रोजगार के बारे में, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, ब्याज का उत्पादन वगैरह, ये सब कैसे है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। जो ये बड़े बड़े शब्द है ना, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, जिनसे सारा बच्चा डरता है, अरे नेशनल इनकम आ गई, अभी नेशनल इनकम क्या होता है, ये सारी चीजें मैक्रो में पढ़ी जाती हैं। क्योंकि इसमें हम पूरी इकोनॉमी का, सरकार क्या करती है, सरकार हमारा देखती है कि हमें रोजगार मिल रहा है, हमें खाने पीने को सारी चीजें मिल रही हैं। अब जिस समय पेट्रोल वगैरह के प्राइसेस बढ़ रहे थे तो सरकार बीच में आई ना, हर चीज का जब तक प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े, टमाटर वगैरह के भी प्राइसेस बहुत बढ़ रहे थे, सरकार बीच में आई, इन्होंने अलग अलग जगहों पे अपने केंद्र लगाए जहां पे वो सस्ते में दे रहे थे। प्याज के भी जब दाम बढ़ते हैं तो सरकार बीच में आती है। जब आप देखते होंगे किसानों का जो उत्पादन उन्होंने किया होता है, जैसे आलू का उत्पादन क्या कुछ है, जो कहते हैं हमने फेंक दी है, सब हम लोग फेंक दे रहे हैं, सारा खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारा उतना लागत भी नहीं निकल रही, तो उसमें भी बीच में सरकार आती, नहीं ठीक है हम आपको इतने दाम में ही आपसे लेंगे, आपकी लागत निकले। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया क्योंकि जब देखा गया कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ पे इकोनॉमी में सब लोग खुश नहीं है, सारी चीजें जितना सोचा था ना उस हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो एक सरकार की जरूरत है, कुछ लोगों की जरूरत है हमें जो ये सारी चीजें मैनेज करे। अभी आप बड़े बड़े शब्द जो सुने होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, तो देश के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी लाई जाती है ताकि जो है हम सारी चीजों को मैनेज कर पाए। कितना पैसा हमारे देश में होना चाहिए, अब जैसे बीच में आपने देखा था 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, तो ये सब सरकार ने तो किया, ये क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत था, जिसमें यह था कि काला धन जो है वो सारा हटा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो लेके आते हैं ताकि इकोनॉमी हमारी बनी रहे, सही से काम करती रहे। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या क्या देखते हैं, एक एक चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, माइक्रो में क्या क्या चीजें आती हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है इकोनॉमिक्स में, और वो इकोनॉमिक्स में कैसे पढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले आपकी क्या मांग है, डिमांड और सप्लाई, ये देखा जाता है। अब सप्लाई क्या होती है, डिमांड क्या होती है। अब डिमांड क्या होती है, आपूर्ति और मांग कैसे कर देखी जाती है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, डिमांड कहाँ से आएगी, हमें किसी चीज की जरूरत है ना, अगर आज मुझे, अरे यार आज तो मेरा मन कर रहा है गाजर का हलवा खाने का, तो
डिमांड आई, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, गाजर चाहिए, उसके लिए मुझे चीनी भी चाहिए, उसके लिए खोया भी चाहिए, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। और उससे पहले तो गैस भी चाहिए भाई, बनाएंगे किस पे। तो डिमांड आई, क्या हमें, मेरा मन किया गाजर का हलवा खाने का, तो गाजर के हलवे के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उन सब चीज़ों की डिमांड हुई, तो उसकी सप्लाई भी हुई। विंटर्स में आप ज़्यादातर देखते होंगे खोए का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो करते हैं लोग, क्योंकि पता है भाई सब लोग इस समय हलवा हलवा बनाएंगे तो खोया हमारा बिक जाएगा। जब शादियों का सीज़न आता है, जब त्योहारों का सीज़न आता है, तब देखते होंगे आप लोग खोया बहुत ज़्यादा बिकता है। दुकानों में मिठाइयों की भी कितनी बम्पर सेल आने लग जाती है, क्योंकि उनको पता है कि इस समय लोग खरीदेंगे। तो डिमांड जैसी होगी हमारी, उसी हिसाब से लोग सप्लाई करते हैं। मतलब जैसी जैसी हमारी मांग होगी उसी हिसाब से लोग पूर्ति के लिए सारी चीज़ों का सप्लाई करना शुरू करेंगे, उतना ही प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे। नहीं तो इतनी जो मिठाइयाँ त्योहारों में बनती हैं, अगर वो डेली बनाने लगे तो सब बेड़ा गर्क है उनका। उनको एक मिठाइयाँ सब खराब ही होंगी, किसी काम नहीं आएंगी। तो जिस समय जैसी, अब नए कपड़ों का जब इस समय चलता है, जब शादियां चल रही होती हैं, सब जगहों पे होता है, अरे ये देखिए यहाँ पे हम सेल लगा रहे हैं, इतने अच्छे कपड़े हमारे यहाँ मिल रहे हैं, हमारे यहाँ आइए है। तो क्या है, उस समय डिमांड है उस चीज़ की, क्योंकि शादियां चल रही हैं तो भैया लोग खरीदेंगे ही। सबको जाना है शादियों में सज धज के, तो लोग खरीदेंगे। सबसे ज़्यादा तो महिलाएं, हम ही लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, मैचिंग ज्वेलरी भी चाहिए तो ये भी चाहिए। तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें आपको देखनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ, अब डिमांड थी ना सारी चीज़ों की ऑनलाइन आने की, जब कोविड का टाइम आया तो डिमांड बढ़ी, भैया हमको घर बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। तो सब लोगों ने ऐप आई, सारी चीज़ें आई, जिससे सारा चीज़ें अब हमारे घर बैठे बैठे एक फ़ोन पे आ जाता है। फ़ोन पे ऑर्डर किया और इंसान लेके चला आया। वही चीज़ लिखी हुई है इसमें, आपूर्ति का तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा से है कि उसकी मात्रा कितनी है, जितने उसी हिसाब से जो निर्माता जो है वो उसको बनाता है। ये चीज़ हुई। अब दूसरी चीज़ इलास्टिसिटी, लोच। अब क्या है, अब इसमें क्या चीज़ें देखी जाती हैं। अब आप देखते होंगे कि किसी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ता चला जा रहा है तो क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी। अरे भाई, अगर चाय महंगी होती चली जाएगी तो तुम लोग चाय पियोगे, बताओ। अगर जिन लोगों को चाय का शौक है, जो 5 रुपए में मिल रही थी 10 रुपए में मिलने लग जाएगी, तो दिन भर में कितनी चाय पी लोगे। और तुम लोग भी तो सोचोगे कि भैया इतनी चाय तो नहीं पी पाएंगे, अब 10 रुपए की हो गई है चाय तो कम कर देते हैं। जो 4 दफ़े पीते थे वो 3 दफ़े या 2 दफ़े पियोगे। तो अगर प्राइस बढ़ता चला जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ऐसा होता है। लेकिन कई चीज़ों में आप ये भी देखते होंगे, अब इकोनॉमिक्स है तो थोड़ी झोल वाली, कई चीज़ों में देखते होंगे सब्स्टिट्यूट गुड देखा जाता है कि भैया अगर इस चीज़ का प्राइस घट रहा है तो हम उधर ही भाग जाएंगे। अब मान लीजिए आप 5 रुपए की चाय पीते थे, अब अरे 5 रुपए में अब हमें कॉफ़ी भी मिल रही है एक जगह पे, तो अब हम क्या करेंगे, चाय पियेंगे कॉफ़ी पियेंगे। भाई कॉफ़ी पी लेंगे ना, उससे नींद भी नहीं आएगी और टेस्ट में भी अच्छी। तो अगर किसी चीज़ का प्राइस इधर घट रहा है तो इसका जो है, इसकी डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड जो है बढ़ेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। और उस टाइम पे लेकिन चाय जो है, अब उसकी डिमांड भी गिर जाएगी, उसका प्राइस तो वहीं का वहीं है लेकिन उसका डिमांड गिर जाएगी। तो इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ें भी होती हैं कि मान लीजिए अगर एक कोई वस्तु है, उसका आप देख रहे हैं कि प्राइस घट रहा है, तो लोग उसकी तरफ भागने लग जाते हैं क्योंकि प्राइस कम हो गया, हमें सस्ते में मिल रहा है तो भाई हम ये लेने लग जाएंगे। लेकिन जिसका प्राइस पहले का वैसे ही था, उसकी भी तो डिमांड करें, क्योंकि कितनी कॉफ़ी पी लो भाई, कॉफ़ी पियोगे तो चाय कितनी पियोगे, कॉफ़ी तो पी लोगे, 2 कॉफ़ी पियोगे तो मुश्किल से 2 ही चाय पियोगे, तो 2 चाय तो घटी आपकी। तो ये सब चीज़ें भी इसमें पढ़ी जाएंगी कि कैसे जो है, कौन से सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे आते हैं कि मतलब जिसकी वजह से प्राइस और डिमांड में से फर्क पड़ता है। अब सप्लाई की बात करें, अब अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका सप्लाई का क्या होगा। प्राइस बढ़ रहा है तो क्या हम सप्लाई भी बढ़ाएंगे अपनी, कि क्या करेंगे उसमें। अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी उसकी बढ़ती है, क्योंकि भाई कई सब चीज़ों का ऐसा तो है नहीं कि भाई सब हमारा प्राइस बढ़ता चला जा रहा है तो हमारी जो है सप्लाई भी हमें बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी हमें ज़रूरत है ही। अब पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, उसका सप्लाई भी हमारी जो है बढ़ रही है। अब क्योंकि हमें ज़रूरत है पेट्रोल की, तो हमारी ज़रूरतें हैं भैया, तुम जितना महंगा कर दो हमें चाहिए। सोना भी तो ऐसा ही है, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन तब भी उसकी सप्लाई है उतनी बढ़ ही रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी कि कैसे अब डिमांड और सप्लाई को हम लोग देखते हैं
प्राइस को उसको मैनेज करते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। अब जो थ्योरी सुनते होंगे ना, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, इसमें इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया, कैसे क्या आया, तो ये सारी चीजें जो है इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती हैं। अब कंज्यूमर का बिहेवियर, उपभोक्ता का व्यवहार, अब वही सब चीजें तो हैं, हमारा व्यवहार देख के तो चीजों का होता है उत्पादन। अब हमें अगर पता है कि भैया हमें ये चीजें चाहिए, लोगों को समझ में आने लग जाता है ना कि लोगों को क्या चाहिए। अब पहले हम ज्वेलरी लेते थे, लोकल सराफा मार्केट से कहीं भी ले लेते थे, लेकिन अब हमें होता है अरे यार उस जगह से लेते हैं, मान लो तनिष्क से लेते हैं, ब्लू स्टोन से लेते हैं, मलाबार से लेते हैं, तो वहां पे हमें अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो लोगों की अब सोच बदल रही है। तो कंज्यूमर का जो उपभोक्ता है उसका बिहेवियर देखते हैं लोग, उसका व्यवहार देखते हैं कि वो क्या चाहता है, उस तरीके से लोग उत्पादन करते हैं। अब जो सर्टिफिकेट हमें पहले जैसे होता था, लोगों को कई जगहों पे डायमंड खरीदना है, सर्टिफिकेट हर जगह पे ऐसे नहीं मिलता था, अब हर जगह सर्टिफिकेट वगैरह सब देख के लोग लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब हमें इसके साथ सर्टिफिकेट मिलेगा तो ये चीज सही है। चाय भी है, अब चाय सस्ती भी आती है, महंगी भी आती है चाय की पत्ती, तो हमें लोगों का वो व्यवहार देखना है कि भैया लोगों को क्या डिमांड है, उसी हिसाब से चीजें बनाएंगे। अब मान लो लोगों की जैसी जैसी जरूरतें वैसी वैसी चीजें तो बनेंगी। अब कपड़े की प्रोडक्शन, जब भैया जिस टाइम पे शादियां हो रही होती हैं उस टाइम पे कपड़े ज्यादा आने लग जाते हैं, अलग अलग तरीके की फैंसी फैंसी। अब पता चला जो 10 साल पहले फैशन चल रहा था वो फिर से लौट के चला आ रहा है, जो फैशन आज है वो कल को खत्म हो जाता है। तो ये सब चीजें कंज्यूमर का बिहेवियर देखना है कि लोग को क्या जरूरतें हैं, हमारे हिसाब से तो चीजें बनेंगी जिससे हमें खुशी मिले, हमें सेटिस्फैक्शन मिले, नहीं तो क्या फायदा होगा, वो डंप करके पड़ा रहेगा, बेकार जाएगा। फिर प्रोड्यूसर का भी, अब जो निर्माता भाई उसका भी तो देखना है, उसको भी तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, वो ऐसा तो है नहीं कि बस काम कर दिया चला, लागत अपनी लगाते चले जाए, सब कुछ है और लाभ हमें कुछ मिले ना। उसका क्या काम होता है भाई, लागत कम से कम लगे और हमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तो भैया वो घर कैसे चलाएगा, कैसे अपने खर्चे निकालेगा। तो हम कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मतलब निर्माता और उपभोक्ता दोनों का देखते हैं व्यवहार की क्या है, और वो उसी हिसाब से दोनों लोग फिर काम करते हैं। और फिर क्या देखेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर। अब ये देखिए क्या है मार्केट स्ट्रक्चर में, अब आप देखते होंगे मार्केट में बहुत सारी तरीके जगह है। मार्केट में देखा जाता है, कहते जाते हैं, एक आता है परफेक्ट कंपटीशन, शायद आप लोग ने कभी नाम सुने हो इन सब चीजों के। एक होता है मोनोपोली, एक होता है डिओपोली, एक होता है ओलिगोपोली। अरे अब साहब सोच रहे होंगे मैडम ने नाम तो बड़े बड़े बता दिए, अब इनका करें क्या। अब एक एक चीजें समझते हैं। अब जैसे ये मोनोपोली मतलब मोनो मतलब एक, जहां पे सिर्फ एक प्रोड्यूसर है किसी चीज का और खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पे कंपटीशन कैसा होगा भाई, वो जैसा चाहेगा वैसे दाम रखेगा और वैसे ही अपनी चीजों को बेचेगा। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कंपटीशन होना चाहिए। अब जैसे अब कंपटीशन जैसे आप लोगों के भी एग्जाम्स में है, एक सीट के लिए कितने बच्चे हैं और सब बच्चे क्या है एक सीट के लिए तो लड़ते हैं, अपनी अपनी एक सीट के लिए। अब इतनी इस बार भी जितनी पोस्ट आई है उसमें लाखों लोगों ने एग्जाम के फॉर्म भरे हैं, तो उसी तरीके से परफेक्ट कंपटीशन होता है मार्केट में भी। मार्केट में कैसे कंपटीशन होगा, इस ब्रांड ने ये चीजें इतने की बेची हैं, अगला ब्रांड भी उसी हिसाब से अपना दाम रखेगा कि या तो अपनी क्वालिटी में इंप्रूव करेगा, नहीं तो अपना दाम जो है उस हिसाब से रखेगा कि भैया उतने में वो 100 रुपए में अगर वो चीज बिक रही है तो हमें भी उसके आसपास ही रखनी पड़ेगी। ज्यादा महंगी कर देंगे तो लोग वाली चीज खरीद लेंगे, हमारी चीज कोई नहीं खरीदेगा। अब जैसे देखा जाए, अब मैगी ले लो भैया, अब 10 रुपए की जैसे मैगी आती है, अभी दूसरी जो कंपनियां आएंगी जो मैगी जैसी चीजें लेके आएंगी, अब यार मुश्किल से 12 रुपए की कर देंगी, 14 रुपए की कर देंगी, 15 रुपए की कर देंगी। अब 15 रुपए से ऊपर जाएंगी तो क्या वो चीजें बिकेंगी। अब 15 में भी हम सोचेंगे अबे छोड़ो यार यही ले लेते हैं 10 रुपए की मैगी, क्यों हम 15 रुपए भी खर्च करें। तो यही सब चीजें देखनी पड़ती हैं कि कंपटीशन अगर होगा ना एक जगह पे, कि मतलब 2-3 लोग हैं अगर वही चीज को प्रोड्यूस करें तो उसका दाम जो है कम रहता है, दाम इतना ज्यादा नहीं बढ़ता एकदम से, क्योंकि उनको पता है उन्होंने दाम बढ़ा दिए, अगले ने नहीं बढ़ाए तो उसी का सामान बिकेगा, हमारा कैसे बिकेगा। तो मोनोपोली में सिर्फ एक प्रोड्यूसर होता है, जो एक निर्माता है जो सब निर्माण कर रहा है उस चीज का, और खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। परफेक्ट कंपटीशन में वहां पे कई निर्माता हैं, निर्माता वहां पे जो प्रोड्यूसर हैं वो बहुत सारे हैं और कंज्यूमर भी बहुत सारे हैं। मान लीजिए 3 प्रोड्यूसर है किसी चीज के, तो उसके इतने ढेर सारे
30 कंज्यूमर हैं, तो कंज्यूमर भी ढेर सारे हैं और प्रोड्यूसर भी ढेर सारे हैं। अब डिओपोली में, अब मोनो का मतलब एक है तो डिओ का मतलब दो होगा, तो डिओपोली में 2 लोग होते हैं, जिसमें सिर्फ 2 प्रोड्यूसर हैं लेकिन कंज्यूमर बहुत सारे हैं, निर्माता सिर्फ 2 हैं। मतलब मान लीजिए कोई भी किसी चीज का उत्पादन हो रहा है, उसमें सिर्फ 2 ही लोग हैं जो उस चीज का उत्पादन कर रहे हैं, बाकी सारे लोग उसको सिर्फ खरीद रहे हैं। तो उसमें भी थोड़ा बहुत प्राइस का रेगुलेशन होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने प्राइस घटा दिए तो अगला वाला सोचेगा ना भाई मैं भी थोड़ा सा घटा दूं, नहीं तो मेरा सामान नहीं बिकेगा, उसका सामान बिकने लग जाएगा। तो डिओपोली में भी आपको इतना ज्यादा प्राइस, इतनी मनमानी नहीं मिलेगी, लेकिन मोनोपोली में लोग मनमानी करते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर है उस चीज का। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में भी है कि आपको कई प्रोड्यूसर्स मिलेंगे, कंज्यूमर्स भी आपको कई मिलेंगे, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा बहुत जो है गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान देती है कि हाँ मतलब हस्तक्षेप करेगी वो भी, कि उस चीज़ का थोड़ा बहुत ध्यान रखेगी, इतना नहीं कि कोई भी आके प्रोडक्शन करने लग जाए उस सब चीज़ों की। तो ये तरीके का आपको मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा। उसके बाद फैक्टर मार्केट। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है, हम लोग मार्केट के बारे में क्या समझते हैं, भैया एक यहाँ पे जगह है हमारे यहाँ पे, जैसे लखनऊ में देख लीजिए भूतनाथ मार्केट है, तो वो मार्केट है। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ वो मार्केट है, इकोनॉमिक्स में लेबर भी बिकती है। जो हमारा लेबर है वो हम अपना लेबर किसी को देंगे, अपना काम करेंगे किसी के लिए, तो ही तो हमको पैसा मिलेगा। इकोनॉमिक्स में सिर्फ मार्केट वो चीज़ नहीं जहाँ पे हम जाके सामान खरीद रहे हैं, इकोनॉमिक्स में लोगों को भी देखा जाता है कि लोगों का भी हम लोग व्यापार किस्म से होता है। क्योंकि अगर ये लेबर, अगर हम लोग जो है किसी तरीके से जाके काम करेंगे तो हम पैसा कमाएंगे। हम सरकार के लिए काम करने जा रहे हैं, हमें पीसीएस की नौकरी मिलेगी, हम क्या होगा सरकार के लिए काम करेंगे, तभी तो सरकार हमें पैसा देगी। इसी तरीके से लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो वहाँ काम करते तभी तो उनको पैसा मिलता है। तो हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक्स में देखा जाता है, सिर्फ मार्केट वो नहीं देखी जाती जहाँ पे लोग कुछ बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, मार्केट वो भी है जहाँ पे लेबर भी है और लेबर को भी लोग खरीदने आते हैं। जैसे आप देखते होंगे कई जगहों पे सुबह के टाइम पे जाओ तो यहाँ पे आपको लेबर मिल जाएगी, अगर आपको घर में कुछ काम वाम कराना है तो आप जाते हो ना वहाँ पे कि आपको वहाँ पे लेबर मिले और आप लेके आओ उस इंसान को और अपने घर में काम कराओ। लैंड की भी ज़रूरत होती है, किसी भी चीज़ का हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें भाई कहाँ लगाएंगे मशीन, मशीन के लिए तो हमको लैंड चाहिए, तो लैंड की भी ज़रूरत होगी। फिर कैपिटल, पैसा भी तो लगाओगे, बिना पैसे के आप क्या कर लोगे, जब तक पैसा नहीं होगा इन्वेस्टमेंट करने का तब तक आप कैसे कुछ कर लोगे। तो हमें ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अभी आपको पहले भी मैंने बताया था, लेबर को क्या देंगे हम, उसका जो है पैसा देंगे, उसको बेच देंगे, उसको अपना भत्ता देंगे। लैंड का क्या दिया जाएगा, रेंट दिया जाएगा। और कैपिटल पे भी क्या रहेगा, उस पर अगर हमने सोचा मान लो लोन वगैरह पे लिया तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह वो सब चीज़ें दिया जाएगा, वो उसका पैसा दिया जाएगा। नहीं तो अगर हमने किसी ने हमको बेचा है तो उसको उससे पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हम उसमें देखते हैं कि मतलब मार्केट कैसा है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट में भी हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरतें हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अब अगला देखें क्या है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। अब गवर्नमेंट, सरकार का हस्तक्षेप क्या है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हर जगहों पे पहले जो है गवर्नमेंट का इतना हस्तक्षेप नहीं होता, जैसे कहते हैं पूंजीवाद वाला जो था वो चलता था, लेकिन पूंजीवाद वाला चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हुई तो फिर गवर्नमेंट को भी बीच में आना पड़ा। अब गवर्नमेंट कैसे आती है बीच में, हमसे टैक्स ले लेती है भाई, हर चीज़ में तो टैक्स है, जीएसटी चाहिए उनको, हर कहीं इनकम टैक्स चाहिए, हर जगह तो हम टैक्स देते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट हमको कई चीज़ों में सब्सिडी भी देती है। मान लीजिए जो गरीब लोग हैं, सब कुछ हैं, उन लोगों को सब्सिडी दी जाती है, उनके लिए अलग से आप देखो अगर राशन की दुकानें हैं तो गवर्नमेंट एक किस्म से सब्सिडी में उनको चीज़ें दे रही हैं। जब टमाटर जब महंगा था तो गवर्नमेंट ने हमको दिया तो क्या सस्ते में दे रही थी, वो भी एक सब्सिडी थी। तो सब्सिडी भी देती है हमें सरकार। तो हमें ये सब चीज़ें भी देखनी होती है कि गवर्नमेंट कैसे इंटरवेंशन करती है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, हमको सब्सिडी देती है, उसके अलावा इन्हीं सब चीज़ों पे जैसे होता है कई जगहों पे वो अपने खुद का उद्योग लगाती है। अब इसरो वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं, वो सब क्या है, गवर्नमेंट अपना खुद का ही लगाया हुआ है ना। रेलवे में है, सारी चीज़ें क्या है, सब चीज़ें गवर्नमेंट की भी तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट भी तो है उसमें पूरा। तो गवर्नमेंट भी हर जगहों पे है, तो गवर्नमेंट भी इस तरह से हस्तक्षेप करती है। अब बात करते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स। भैया कल्याण, मेन काम ही क्या है हमारा, कल्याण। भैया जितने लोग काम करें हमारे कल्याण के लिए करो बस। सरकार काम करती है क्या होती है, लोगों का कल्याण के लिए बोला जाता है। क्या वो अपने जब नारे लगाते हैं क्या हम सबका कल्याण करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करते जो भी हैं,
लेकिन सबके लिए क्या होता है, हमारे ही कल्याण के लिए सारे लोग काम करने का होता है। तो सबसे ज्यादा क्या है, लोगों के कल्याण। इसमें हमने कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी, आपको अगर याद होगा हमने दूसरी वाली डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या था, कल्याण के बारे में बात करी थी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में उसमें बात करी थी, जिसने कहा था कि आदमी सबसे पहले है और पैसा बाद में। तो कल्याण के बारे में बात करी जाती है। ये सारी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे। अगली क्लास में हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं। बड़ा बड़ा शब्द तो दिख ही गया आप लोगों को, इन्हीं शब्द चीजों से सारे लोग डरते हैं। तो ये सब चीजें अगली क्लास में देखते हैं। आज हमने अभी ये माइक्रो कवर किया है, अब अगली क्लास में आप लोगों को मैक्रो बताते हैं। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा।